Hello and good morning, students of class 11th. Today in our business studies class we are going to start our unit number 9, internal trade. Okay, so first of all, what is the meaning of internal trade? Internal trade, firstly internal trade में क्या आता है? ट्रेडिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. ओके, इंटरनल ट्रेड क्या होता है? ट्रेडिंग करना विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. और अब ट्रेडिंग क्या होती है या ट्रेड क्या होता है? इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द व्यू टू मेक प्रॉफिट. ओके, ट्रेड में हम सेल करते हैं या बाय करते हैं गुड्स और सर्विसेज को फॉर द ओनली मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. सो इंटरनल ट्रेडिंग में जब हम देश की बाउंड्री के अंदर ही जब हम ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड. फीचर्स सिंपल हैं. ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ही, कंट्री के अंदर ही हम ट्रेडिंग करते हैं. फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स. डीलिंग इन लोकल करेंसी, इसके अंदर हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत नहीं होती. हमारी जो लोकल करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, वही यूज़ होती है ट्रेडिंग के दौरान. स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स, मतलब अगर किसी भी बायर में या सेलर के बीच में, दोनों में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो हमारे पास एक्ट है सेल ऑफ गुड एक्ट. ये अप्लाई होता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट. टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड में 3 बेसिस आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. लेवल्स के अकॉर्डिंग लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल. क्वांटिटी होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा अभी बता देती हूँ. डायरेक्ट ट्रेड, देखिए वैसे हमें पता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो देयर आर सम मीडियोकर्स, ठीक है, मिडल मैन होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं जिसके हेल्प से हम ट्रेडिंग करते हैं. जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर से रिटेलर के पास आया, रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास हमारा जो गुड्स हैं वो पहुंचता है. लेकिन डायरेक्ट ट्रेड में प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल करेगा किसको? टू द कंज्यूमर. इनडायरेक्ट में ही विल यूज द मिडल मैन और मीडिएटर्स in carrying the goods from the producer to the consumer. All right. On the basis of level, level के basis पे local level trade, state level और national level. local level में क्या होता है हमारा? locally जो हम सेल करते हैं, it means district के अंदर अंदर. district मतलब जैसे सब्जी के ठेले हो गए, ठीक है, शहर के अंदर अंदर ही हम जहाँ सेल कर रहे हैं. state level पे interstate level. ओके, नेशनल लेवल पे, इंटरेस्ट लेवल. ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड. होलसेल में हम प्रोड्यूसर पहले होलसेलर को सेल करेगा अपने गुड्स और होलसेलर फिर कंज्यूमर तक पहुंचाएगा. और रिटेल में प्रोड्यूसर है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास जाएगा. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट ट्रेड में producer will sell his goods directly to the consumer. It is the direct trade. Advantages of direct trade, artificial scarcity नहीं होती goods की. Means देखिए जब प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है या रिटेलर को देता है तो कई बार वो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए गुड्स को ब्लॉक करके रख देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग की तरफ दौड़ने लगते हैं. तो ये वाली सिचुएशन जब प्रोड्यूसर से हम डायरेक्टली खरीदेंगे तो ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी. आर्टिफिशियल स्कार्सिटी वो गुड्स की नहीं बनाएंगे. रिसिप्ट्स ऑफ ओरिजिनल गुड्स, अडल्ट्रेशन की जो चीज़ें हैं, मिलावट की जो बातें हैं, वो सब नहीं आएंगी जब होलसेलर और रिटेलर फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेकिंग करते हैं. क्यों? डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जा रहा है गुड्स, इसलिए. डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर, डबल प्रॉफिट मिलता है प्रोड्यूसर को. कैसे? कंज्यूमर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है और ऊपर से उसे पता चलता है कि कंज्यूमर को उसका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं, क्या क्या चेंजेस चाहता है उसके अकॉर्डिंग ही वो बनाता है, तो उसकी सेल्स भी बढ़ती है. तो मतलब डबल प्रॉफिट होता है प्रोड्यूसर को. अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस, कंज्यूमर को गुड्स लो प्राइस पे मिल जाता है.
ठीक है। अगर बीच में होल सेलर और रिटेलर भी ऐड होंगे तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करेंगे गुड्स की प्राइस में, तो वो प्राइस में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अब ऐड नहीं होता, तो प्राइस अपने आप ही लो होके आता है कंज्यूमर के पास गुड्स का। कैश सेल्स मिलता है प्रोड्यूसर को क्रेडिट में सेल करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम या हमेशा ही प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कैश में सेल करता है। ओके, तो ब्लॉकिंग ऑफ मनी इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़त्म ही हो जाती है मान लीजिए प्रोड्यूसर की। इनडायरेक्ट ट्रेड थ्रू होलसेलर, प्रोड्यूसर सेल्स द गुड्स टू द होलसेलर, wholesaler is selling the goods to the retailer and retailer is selling the goods to the consumer. This is the channel of distribution, okay, or of indirect trade. Through retailer, producer is selling the goods to the retailer. He is not selling the good to the wholesaler. He is selling the good to the retailer and retailer will sell the good to the consumer. Through agent, producer is not selling his goods to wholesaler or to the retailer, but is selling the goods to the consumer with the help of an agent. He will supply the goods to the agent and agent will supply the goods to the consumer. All right. On the basis of level, local level, it remains confined to some district or village. Okay. जब ट्रेडिंग हमारी किसी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट ज़िले में सीमित होकर रह जाए, लोकल लेवल पर, ठीक है, जैसे ये ज़्यादातर डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, उनके लिए लोकल लेवल ट्रेड किया जाता है। स्टेट लेवल, स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाता है, ठीक है, जैसे इसमें आ गए ग्रेन्स आ गए, पल्सेस आ गए, बर्तन आ गए। नेशनल लेवल, इसमें कपड़े आ गए, ठीक है, कार आ गई, लग्जरीज गुड्स आ गए, ये सब किसमें नेशनल लेवल ट्रेड में आते हैं। नेशनल लेवल में अलग अलग स्टेट्स में एक कंट्री की विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, होलसेल ट्रेड, काफ़ी सारे लंप सम अमाउंट में हम काफ़ी ज़्यादा बिग क्वांटिटी में होलसेल में ट्रेड करते हैं। रिटेल ट्रेड, छोटी छोटी काफ़ी सारे गुड्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, काइंड्स ऑफ गुड्स काफ़ी सारे होते हैं, क्वांटिटी स्मॉल होती है, ठीक है, रिटेल ट्रेड में। डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड, फर्स्ट वन इज़ इनवॉइस। इनवॉइस क्या होती है बेटा आपकी? जब भी हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, ठीक है, सेलर हमें गुड्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है, एक बिल बना के देता है, दैट इज़ नोन एज द इनवॉइस। इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें दी होती हैं? सेलर्स नेम, ठीक है, उसका एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स, गुड्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन, किस तरह का गुड है, क्या गुड है, कितने गुड्स हैं, प्राइस क्या है, क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट, एवरीथिंग इज गिवन इन द इनवॉइस, ठीक है। जो इनवॉइस होती है उसी की हेल्प से परचेज बुक में एंट्री की जाती है। क्यों? क्रेडिट परचेज की है तो परचेज बुक में एंट्री होगी, और इट इज़ द मेन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। परफॉर्मा इनवॉइस, ये इनवॉइस कैसा होता है बेटा? ये वो इनवॉइस होता है जो कंजाइनी से कंजाइनी के पास जाता है, ठीक है, मतलब कि कंजाइनर और कंजाइनी का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाए। कंजाइनर होता है जो, देखिए, एक तो हमने बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है। सेलर ने सेल किया गुड, बायर के पास पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? अब ज़रूरी नहीं है सेलर और बायर बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, ठीक है, हो सकता है वो काफ़ी दूर दूर हो, क्योंकि मार्केट का जो हमारा एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हम घर बैठे बैठे भी चीज़ों को ऑर्डर कर देते हैं। उस सिचुएशन में क्या है, सेलर ने सेल तो कर दिया, अब उसको लेके जाने वाला बायर के पास कौन होता है? कंसाइनर। तो जो माल भेजता है, ठीक है, कंजाइनी के पास, कंजाइनी कौन होता है? बायर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बायर होता है, कभी कभार कोई और भी हो सकता है। कोई और कैसे? मान लीजिए हमने गुड्स मंगवाए उस शहर से अपने शहर में, तो हमारे शहर के पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाएंगे, या फिर जिस भी एरिया में मंगवाए हमने जो भी एड्रेस दिया वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से हमें उठाना होगा, ठीक है। तो कंजाइनर कौन होता है? माल भेजने वाला, बेचने वाला नहीं, भेजने वाला। कंजाइनर इज़ अ पर्सन हु सेंड्स द गुड्स, हु डिलीवर्स द गुड्स,
ओके, कंसाइनी हु रिसीव्स द गुड्स, ओके, कंसाइनमेंट जो इन दोनों के बीच के कॉन्टैक्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो कंसाइनर को जो कंसाइनर कंसाइनी को जो लिख के देता है दैट इज नोन एज द परफॉर्मा इनवॉइस। इसके अंदर हमारे गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, जितना भी जो भी गुड्स हमने कंसाइन किया है उसकी एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन, प्राइस वगैरह सब उसमें दिया होता है। डेबिट नोट, देखिए ये वो नोट होता है जो बायर देता है सेलर को, बायर देता है सेलर को ये बताते हुए कि उसका अकाउंट डेबिट हो गया है, ठीक है। मीन्स अगर मान लीजिए हमने कोई, देखिए हमने कोई माल खरीदा है उधार पे, ठीक है, और हम उसको वापस दे रहे हैं। जब माल उधार पे खरीदा है तो हमने सेलर का अकाउंट क्रेडिट किया होगा, ठीक है, बिकॉज ही इज़ अवर क्रेडिटर, तो अकाउंट क्रेडिट किया होगा। लेकिन जब हम उसका माल वापस दे रहे हैं तो हमने उसका अकाउंट डेबिट करना है। तो जिस भी नंबर से, जिस भी अमाउंट से हमने उसका अकाउंट डेबिट किया है वो सारी डिटेल्स हम डेबिट नोट में देते हैं। वहीं क्रेडिट नोट उल्टा कैसे, इसके अंदर सेलर देता है बायर को कि उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया है। इसमें अकाउंट डेबिट करते हैं, इसमें अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ये वाली चीज़ें बेटा हमने जब अकाउंट्स में लेजर वाला चैप्टर किया था उसमें ये अच्छे से हमने क्लियर की थी, ठीक है। इसमें इस वाली चीज़ को अगर आप ज़्यादा बेटर वे में क्लियर करना चाहते हैं तो अकाउंट्स वाली आप वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने लेजर की बनाए थे, ठीक है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उसमें सब चीज़ें की थी, ठीक है। वही सेम है, डेबिट नोट का परफॉर्मा कैसे बनता है। डेबिट नोट नंबर इज़ रिटर्न, इनवॉइस नंबर इज़ रिटर्न। जैन बुक स्टोर, रेलवे रोड, करनाल, हरियाणा। ये जो दे रहा है परचेजर इज़ द बायो, ठीक है, किसको, सेलर को, वीके ग्लोबल पब्लिकेशन, उसका नाम है ये। रिटर्न्स ऑफ 15 बुक्स, हम कितनी बुक्स वापस कर रहे हैं, 15 बुक्स रिसीव्ड डैमेज्ड इन ट्रांजिट। किस वजह से, ट्रांजिट में डैमेज हो गई, या मतलब जब वो रास्ते में थी, आ रही थी हमारे पास तो उसी वक्त डैमेज हो गई। कितनी कॉस्ट है उसके, 350 रुपीज़ पर बुक। फॉर जैन बुक स्टोर यहाँ पर हम अपने साइन करेंगे, ठीक है। E&OE, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, E&OE क्यों लिखा जाता है। क्रेडिट नोट का भी सेम परफॉर्मा है, ओके, सिमिलर। लॉरी रिसिप्ट, लॉरी रिसिप्ट है कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। ये रिसिप्ट उसके द्वारा दी जाती है जब कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करती है, उस वक्त गुड्स के लिए वो एक LR दे के लॉरी रिसिप्ट देती है कि मेरे को रिसीव हो गई है, किस तरह के गुड्स है, कितने अमाउंट के हैं, सब चीज़ उसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है। रेलवे रिसिप्ट, जब हम ट्रेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते हैं तो रेलवे से हमें एक रिसिप्ट मिलती है जिसके अंदर गुड्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेडिंग करने की क्या क्या शर्तें हैं। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है। ये उस तरह की ट्रांजैक्शन है जिसमें डिलीवरी के टाइम पर ही ट्रांजैक्शन के लिए क्या कर दिया जाता है, कैश में पेमेंट कर दिया जाता है। फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल, इसके अंदर जो अगर मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, सामने वाले ने मुझे सामान दिया है तो मेरे पास सामान अगर मान लीजिए शिप के थ्रू आता है, ठीक है, तो शिप तक का खर्चा सामने वाला बियर करेगा, शिप के बाद का खर्चा मैं बियर करूँगी, ठीक है। शिपिंग तक का खर्चा जो है वो सामने वाला जो सेलर है वो बियर करेगा। तो फ्री ऑन बोर्ड मतलब बोर्ड तक फ्री हमें डिलीवरी दी जाएगी, उसके बाद उसका जो खर्चा है वो हमें बियर करना है। CIF कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, इसके अंदर गुड्स के प्राइसेस के अंदर CIF इंक्लूडेड होता है, कॉस्ट ऑफ द गुड, इंश्योरेंस इफ गुड इज इंश्योर्ड एंड फ्राइट, लाने ले जाने का खर्चा, सारा प्राइस ऑफ द गुड्स में इंक्लूड रहता है। E&OE, बेटा देखिए जब आपने ये किया था E&OE लिखा हुआ था। E&OE का क्या मतलब है, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, कि किस लिए लिखा जाता है कि अगर मान लीजिए हमारे किसी भी बिल में, किसी क्रेडिट नोट में, डेबिट नोट में या बिल में किसी भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी लीगल लाइबिलिटी से बचने के लिए हम ये चीज़ लिखते हैं कि हम इंसान हैं, इंसानों से ये गलती होती है। अगर बाय चांस कोई ऐसे अमाउंट गलत भर दी जाए तो
उसके लिए हम लीगली क्या होंगे, बाउंड नहीं होंगे। लीगली बाउंड ना होने की वजह से हम क्या लिखते हैं, उस पर ई एंड ओ ई लिखते हैं। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम लीगली उस बिल के लिए बाउंड हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर हमने गलत बिल गलती से बना कर दे दिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है होलसेल ट्रेड मीनिंग। ये वाला टॉपिक हम कल करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही। टर्म्स ऑफ ट्रेड, मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड, यस, टाइप्स ऑफ ट्रेड, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड मीनिंग। ये सब आप अपनी फेयर नोटबुक में मीनिंग से लेके कंप्लीट जितना करवाया है वो सारा अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। इस टॉपिक में अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।